हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 2 लेकर आए हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी कोर्सेज का। हमने इसका लेक्चर 1 ऑलरेडी डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई ऐसी वीडियो लाएं आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा। और हम जो भी लेक्चर 1 है, जो नए बच्चे आ रहे हैं इस देखने, वो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो अब हमने पिछले लेक्चर में बताया भी है, एक फिर हम बता दें। हम जो स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 11th एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ चलते हैं अपने लेक्चर पे बिना किसी देरी के। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर है आपका मून के ऊपर, कि मून की फॉर्मेशन कैसे हुई और मून कैसे बना। ठीक है ना, तो हम समझते हैं इसको, इस पहला लेक्चर को। और हम स्लाइड के अकॉर्डिंग ही इसको लेकर चलेंगे लेक्चर को। और हिंदी और इंग्लिश ये बोथ में रहने वाला है। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश के बच्चे दोनों फ़ायदा उठा सकते हैं। पढ़ते हैं। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड लाइक द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड दे हैव बीन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ द मून वॉज फॉर्म्ड। मून जो आपकी एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, और जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ है तो अलग अलग तरह की अटैम्प्ट किए गए साइंटिस्ट द्वारा कि मून की फॉर्मेशन को लेकर, कि मून कैसे फॉर्म हुआ। जो पहला अटैम्प्ट किया गया था वो इन 1938 सर जॉर्ज डार्विन ने किया। उन्होंने कहा कि इनिशियली द अर्थ एंड मून फॉर्म अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी एंड द होल मास बिकम डम्बल शेप्ड एंड इवेंचुअली इट ब्रोक। इन्होंने डार्विन ने कहा था, चलो बता देता हूँ, कि ये मून है, मून और अर्थ पहले कंबाइन एक हेवनली बॉडी थी। ठीक है ना, और वो आपके सन के चारों तरफ आपका चक्कर लगा रही थी। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक डंबल शेप में जो होल मास था ये आपका इस तरीके से डंबल शेप में आपका कन्वर्ट हो गया। फिर उस अगली स्टेज में क्या हुआ, ये मास अपने एक दूसरे से अलग हो गया। ठीक है, ये बन गया मून और दूसरा बन गया आपका अर्थ। इन्होंने ऐसा कहा, अभी समझ में आ गया। उन्होंने कहा द मून सॉरी उन्होंने कहा इनिशियली अर्थ एंड मून फॉर्म्ड अ सिंगल रोटेटिंग बॉडी एंड द होल मास बिकम द डंबल शेप्ड बॉडी एंड इवेंचुअली इट ब्रोक। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फॉर्मिंग द मून वॉज सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट वी हैव एट प्रेजेंट द डिप्रेशन ऑक्यूपाइड बाय द पैसिफिक ओशन। इन्होंने कहा जो जिस मटेरियल से मून बना है वही सेम मटेरियल आपके पैसिफिक ओशन में जो डिप्रेशन है उस तरह का मटेरियल वहाँ पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है जो आपका मून बना है वो मून उसका और पैसिफिक ओशन में जो डिप्रेशन है उसका मटेरियल सेम है। मतलब कि उसी मटेरियल से ही आपका मून की फॉर्मेशन हुई है जो पैसिफिक डिप्रेशन में मौजूद है आज। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये था जब डंबल शेप का फॉर्म हो रहा था ये मून, तो कुछ पैसिफिक, आज का जो पैसिफिक ओशन है वहाँ एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया। और अगर जो उस मटेरियल को आप देखते हो पैसिफिक ओशन और मून के, वो नियर अबाउट द सेम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं मटेरियल्स की। तो उससे ये निकल के आता है जो मून है वो आपका अर्थ के ही मटेरियल से मिला है, और उसकी जो फॉर्मेशन जो हुई है वो पैसिफिक ओशन में जो एक डिप्रेशन है वहाँ से इसकी फॉर्मेशन की शुरुआत हुई है। सेकंड पॉइंट कहते हैं however present scientists do not accept either of the explanation. It is now generally believed that the formation of moon as a satellite of the earth is an outcome of the giant impact, or what is described as the big splat. जो आज के साइंटिस्ट हैं वो जॉर्ज डार्विन की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते। उनका मानना है जो मून की जो फॉर्मेशन हुई है वो हुई है एक मतलब कि कह सकते हैं कि जाइंट इम्पैक्ट से। मतलब उन्होंने कहा है कि एक जाइंट इम्पैक्ट हुआ किसी दूसरे प्लेनेट का अर्थ के ऊपर, और उससे उसका कुछ मटेरियल था वो इजेक्ट होकर अर्थ के बाहर चला गया अर्थ की, तो और उससे ही उसी मटेरियल से उनके एक्रीशन होने से, उनके जुड़ाव से आपका मून बना है। इनका कहने का मतलब था, मैं आपको थोड़ा विजुलाइज कर देता हूँ चीज़ को, कि ये आपकी अर्थ थी। ठीक है ना, एक दूसरा प्लेनेट आया और उसने अर्थ के ऊपर स्ट्राइक किया। उससे क्या हुआ कि इसका कुछ मटेरियल जो मैं शेड कर रहा हूँ वो बाहर निकल गया, कुछ ऐसा ऐसे फैल गया, और ये मटेरियल बाद में इनमें एक्रीशन की वजह से, एक लास्ट में एक्रीशन होने की वजह से और ग्रेविटेशनल की मदद से एक आपका मून तैयार हो गया। इन्होंने कहा कि जो लेटेस्ट थ्योरी है वो ये कहती है कि मून की जो फॉर्मेशन है वो अर्थ के जाइंट इम्पैक्ट से हुई। एक बाहर से एक प्लेनेट आया और अर्थ से उसकी स्ट्राइक हुई, और जो अर्थ से जो मटेरियल निकला उसके एक्रीशन और उसके ग्रेविटेशन की हेल्प से मून की फॉर्मेशन होती है। और उस पूरे इंसिडेंट का नाम रखा क्या, बिग स्पाल्ट।
ठीक है ना, सॉरी स्पाल्ट गलत बोल, मैं गलत बोल दिया, बिग स्प्लैट, ठीक है ना, इसका नाम रखा। समझ में आ गया? ठीक, आगे चलते हैं। अ बॉडी ऑफ साइज, द बॉडी ऑफ द साइज, इसमें लिखा द बॉडी ऑफ द साइज ऑफ वन ऑफ द थ्री टाइम्स द मार्स कोलेप्स इनटू अर्थ sometime the short after the earth was formed and it blasted a large part of the earth into the space and the portion blasted material then continued to orbit the earth and eventually formed the present moon about 4.4 million year ago। जो मैंने पहले बताई थी वही चीज़ें बता रहा है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कोई एक मार्स से ही बड़ा साइज का प्लेनेट था जो अर्थ से स्ट्राइक किया, और उसके स्ट्राइक करने से क्या हुआ कि उसका जो कुछ अर्थ का जो कुछ पोर्शन था, पोर्शन ऑफ मटेरियल था, वो स्पेस में चला गया और अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, और बाद में वो जुड़कर मून बन गया। और ये जो मून की फॉर्मेशन जो होती है वो मतलब कि वो 4.44 बिलियन ईयर एगो, मतलब 4.44 बिलियन साल पहले हुई थी। यानी कि अर्थ के फॉर्मेशन से कुछ समय बाद ही आपका मून फॉर्म हो गया था। अर्थ की फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर एगो थी और इसकी कितनी है 4.44 बिलियन ईयर एगो, यानी कुछ समय बाद ही मून की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये तो था आपका मून के फॉर्मेशन को लेकर। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ को। हाँ, क्या कहते हैं इसमें, कहा गया है कि डू यू नो डेट द प्लेनेट अर्थ इज इनिशियली वॉज बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विद द थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसमें कहा गया कि जो प्लेनेट की जो शुरुआत थी, अर्थ की जो इनिशियल समय था, वो बिल्कुल बंजर था, मतलब बैरन था, बैरन बंजर था और रॉकी प्लेनेट था, पथरीला प्लेनेट था और बंजर था, है ना, और पूरा हॉट था और उसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। ठीक, दिस इज़ फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ। जो आज की आपको अर्थ की पिक्चर देखने को मिलती है ना, वो इसकी शुरुआती दिनों में अर्थ के वैसी पिक्चर नहीं थी। ये बिल्कुल बंजर था और पथरीला प्लेनेट था, और इस पे इसके एटमॉस्फेयर में, इसके वातावरण में यानी हाइड्रोजन और हीलियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक, हैंस देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट प्रोसेस which may have caused the changes from the rocky barren and hot earth to beautiful planet and the ample amount of water conducive atmosphere favoring the existing of the life। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इवेंट, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं घटी अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, जो इस पथरीले बैरन रॉकी प्लेनेट में कुछ चेंजेस लेकर आई, और जिसकी मदद से आपके अर्थ के ऊपर एक काफ़ी अमाउंट में पानी मौजूद हुआ, और उसके बाद एटमॉस्फेयर इसका तैयार हुआ, फिर आपकी धीरे धीरे करके ऐसे आपकी लाइफ एग्जिस्टेंस में अर्थ पर आई। ठीक है ना। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल फाइंड आउट हाउ द पीरियड बिटवीन 4600 मिलियन ईयर एंड द प्रेजेंट लीड द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि ये इस सेक्शन में आगे जो सेक्शन है जो हम पढ़ेंगे पॉइंट्स बाय पॉइंट, उसमें बताया जाएगा कि 4600 मिलियन साल पहले से लेकर आज तक कैसे कैसे आपका अर्थ के ऊपर लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे आपकी मतलब कि लाइफ इवॉल्व हुई, ये हम आने वाले कुछ सेक्शनों में पढ़ेंगे। ठीक है ना। पहला चीज कहते हैं द अर्थ हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमोसफियर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द इन्होंने कहा कि जो अर्थ का जो आप स्ट्रक्चर देखोगे एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, उसकी आउटर मोस्ट एंड से लेकर आप इनर ओर तक जाओ तो आपने ये पढ़ा चुका हो क्रस्ट मेंटल कोर, या आपने बचपन में पढ़े होंगे, एक तरह का लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक, और जो मटेरियल है अलग अलग लेयर में वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है ना, कहीं आपको किसी लेयर में कुछ अलग अलग मात्रा मिलेगी, कुछ और मेटलॉइड्स की, अगर आप और गहराई में जाते जाओगे और दूसरी लेयर्स में वहाँ कुछ और दूसरे मेटल्स देखने को मिलेंगे। मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती, एक समानता नहीं देखने मिलती मतलब कि प्रॉपर्टीज़ में और आपके जो मेटल्स मिलते हैं उनमें। द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज़ द लीस्ट डेंसिटी एंड फ्रॉम सरफेस टू डीपर डेप्थ। इन्होंने कहा था कि एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी सबसे कम है, इनिशियली जो एटमॉस्फेयर था वो लीस्ट डेंस था,
फ्रॉम, अगर हम बात करें फ्रॉम सरफेस टू द डीपर डेप्थ, द अर्थ इंटीरियर हैज़ डिफरेंट जोन एंड ईच ऑफ दिस कंटेन मटेरियल विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप अर्थ की सरफेस से लेकर गहराई तक जाएं तो अर्थ के इंटीरियर में आप पाओगे कि वहाँ पर जो मटेरियल मिलती हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक दिखोगे, यानी प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक दिखोगे, वो भी आपको अलग देखने को मिलेंगी ऊपर वाली लेयर, दूसरी लेयर के मटेरियल से। ठीक है, जो मैं ऊपर बता चुका था ऑलरेडी। ठीक, और इसका जो पहले बताया, मतलब कुल मिला के ये था, ये वो कहना चाह रहा है, इनिशियल डेज में जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो उतना डेंस नहीं था जितना आज डेंस देखने को मिलता है। और जो अर्थ की जो आप लेयर देख रहे हो, अगर जैसे गहराई में जाते जाओगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें बदलाव देखने को मिलेगा आपको। अलग अलग मटेरियल्स के अलग प्रॉपर्टीज़, वो एक समानता देखने को नहीं मिलेगी। गहराई में जाते जाओगे तो कुछ और प्रॉपर्टी मिलेंगी, अगर सरफेस की कुछ मटेरियल्स को खंगालोगे तो वहाँ पर आपको मटेरियल्स की प्रॉपर्टी कुछ और देखने को मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी। ठीक, अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर होता है कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ की बात कर रहा है। ठीक, द अर्थ वॉज मोस्टली इन वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमोर्डियल स्टेज एंड ड्यूरिंग to gradual increase the density, the temperature increase and has increased, inside has increased। इन्होंने कहा अर्थ जो था आपका वोलेटाइल स्टेट में था अपने प्राइमोर्डियल स्टेज में, मतलब शुरुआती के समय में अर्थ आपका वोलेटाइल स्टेज में था, और धीरे धीरे क्या होता है, इसकी डेंसिटी बढ़नी स्टार्ट होती है। और जैसे जैसे इसकी डेंसिटी बढ़ती है लिथोस्फीयर की, तो जितने आप गहराई में चले जाओगे तो डेंसिटी बढ़ने से उसका टेम्परेचर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज़ इंक्रीज। इसके परिणाम से क्या होता है, एज अ रिजल्ट मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड एंड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। जैसे जैसे आपकी डेंसिटी बढ़ने लगती है नीचे, और टेम्परेचर भी बढ़ना स्टार्ट हुआ है, अगर हम थोड़ी गहराई में जाएं लिथोस्फीयर में, तो उसका परिणाम निकलता है मटेरियल आपका धीरे धीरे अलग होने लगते हैं, है ना। और वो सब अलग जो होते हैं वो निर्भर करते हैं डेंसिटीज़ के ऊपर। ठीक, आगे बात करता है दिस अलाउ द हैवियर मटेरियल टू सिंक टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इन्होंने कहा जैसे जैसे अगर गहराई में जाते चले गए तो टेम्परेचर बढ़ता चला गया और डेंसिटी भी आपकी बढ़ती चलेगी। तो जो हैवियर मटेरियल थे, जैसे कि आयरन हुआ, और तुम्हारा आयरन हुआ और निकिल हुआ, जो आयरन तो मैंने एग्जांपल दे रखा है, एक निकिल भी है, वो आपके सिंक होते चले गए, यानी कि नीचे गहराई में जाते चले गए सेंटर ऑफ द अर्थ। जो हैवी मटेरियल थे, जो हाई डेंस थे, वो आपके अर्थ के इंटीरियर मतलब और गहराई में डिपॉजिट होना, मतलब मिलने शुरू हो गए। एंड जो लाइटेस्ट थे, जो हल्के थे, वो आपके सरफेस के ऊपर ही मौजूद हैं आज भी। एंड द लाइटर वंस टू मूव टूवर्ड द सरफेस विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कूल एंड फर्दर सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस इनटू द स्मॉलर साइजेस। ठीक, इन्होंने कहा कि मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ती है तो साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। और जितने भी आपके हैवियर मटेरियल हैं वो आपके हाईली डेंस होंगे तो आपके गहराई में मिलेंगे ज़्यादातर, और जो लाइटर मटेरियल हैं वो सरफेस के ऊपर मिलते हैं। और जो लाइटर मटेरियल थे जो सरफेस के ऊपर थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया वो कोल्ड हो गए और सॉलिडिफाई हो गए, वो ठंडे हो गए और ठोस हो गए। ठीक है ना। और एक स्मॉलर साइज में, एक अलग अलग साइज के फॉर्मेशन में आज आपको देखने को वो मिलते हैं, एंड कंडेंस इनटू स्मॉलर साइजेस। This later lead to the development of the outer surface in the form of crust। और बाद में क्या हुआ, इन्हीं के ही एक्रीशन होने से, इनके ही जुड़ाव होने से जो मटेरियल स्मॉलर साइज का कंडेंस होकर बनना था, आपका क्रस्ट की फॉर्मेशन ले लेता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द जाइंट इम्पैक्ट द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप। जब आपका मून की फॉर्मेशन होती है एक जाइंट इम्पैक्ट के कारण, अर्थ का जो टेम्परेचर था, जो अर्थ जो थी, वो और भी ज़्यादा हीटअप करने लग जाती है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द जाइंट इम्पैक्ट द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप। ठीक, मतलब कि जब कभी आपका इम्पैक्ट हुआ होगा जिसके कारण मून बना, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया और अर्थ और ज़्यादा हीटअप करने लग गई, ये कहना चाह रहा है। It is through the process of differentiation that the earth forming material got separated into the different layer, and starting from surface to the center part we have layer like crust, mantle, outer core and inner core। and वही बात है, मतलब कि आपके जैसे से जो पुराने प्रोसेस में दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, कि हैवियर मटेरियल नीचे था, लाइटर वन ऊपर था, तो इस तरह के कुछ सेपरेशन होने के कारण ही
अलग अलग लेयर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है सरफेस के ऊपर, और अर्थ के नीचे जाओगे गहराई में तो वो आज आप नाम से जानते हो क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है ना। इस तरह से एक लेयर की फॉर्मेशन में हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटीज एंड द टेम्परेचर, डेंसिटी और टेम्परेचर के बेसिस पर, ठीक है ना। तो इनको आज क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर कहते हैं। अगर हम क्रस्ट से कोर की तरफ जाएं तो डेंसिटी जो है आपकी इंक्रीज हो जाती है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले। जितने गहराई में जाते जाओगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। वी शैल डिस्कस इन डिटेल द प्रॉपर्टी। हाँ, अगर हम दूसरा चैप्टर, इसके बाद एक सेकंड चैप्टर आएगा जिसके अंदर हम अर्थ के सरफेस की डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में पढ़ेंगे, इसके पूरे अर्थ के स्ट्रक्चर को जानेंगे, तो इसकी और डिटेल में हम स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी तो हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इवोल्यूशन तक ही हम महदूद रहते हैं, इनके सीमित रहते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का इवोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है ना। अगर हम देखें जो प्रेजेंट कंपोजिशन जो है अर्थ एटमॉस्फेयर की, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। पर अगर हम बात करें अर्थ के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की, जो आज है वो जब अर्थ फॉर्मेशन हुई थी तब उस समय आज जैसा एटमॉस्फेयर नहीं था, है ना। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूट बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यू विल बी डीलिंग विद द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। बताते हैं कि जो आज का आप एटमॉस्फेयर देख रहे हो, जब कभी अर्थ बनी थी और आज तक जो एटमॉस्फेयर बना है, आज के एटमॉस्फेयर तक बनने के 3 स्टेजेस एटमॉस्फेयर में देखने को मिली। मतलब कि अब तक जो एटमॉस्फेयर में इवोल्यूशन हुआ है, बदलाव जो आए वो 3 स्टेजेस में आए। वो 3 स्टेज कौन कौन से, आगे पढ़ते हैं। देयर आर द 3 स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। द फर्स्ट स्टेज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। जो पहला स्टेज था उसके अंदर क्या हुआ, जो इसका प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर था। प्रीमॉर्डियल बोले तो जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई तो उस समय जो एटमॉस्फेयर बना, पहली स्टेज में क्या हुआ, उस एटमॉस्फेयर का, प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर का लॉस्ट हो गया, वो कंप्लीटली खात्मा हो गया उसका। और दूसरी स्टेज में क्या हुआ, द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, जो अर्थ के इंटीरियर में जो हॉट इंटीरियर्स था, मतलब ज्वालामुखी फट रहे थे, वॉल्केनिज्म हो रहा था, उनकी वजह से भी एटमॉस्फेयर में काफ़ी चेंजेस आए। और इसको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि जो वॉल्केनिक कुछ ऐसी गैस निकलती थी, उनकी वजह से कौन कौन से बदलाव आ रहे थे हमारे एटमॉस्फेयर में। आखिरी में क्या हुआ था, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाद में क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर था उसको मॉडिफाई कर दिया गया लिविंग वर्ल्ड्स द्वारा, यानी कि प्लांट और तुम्हारे अलग अलग तुम्हारे लीचेस ने या फिर एल्गी ने, जो भी आगे हम पढ़ेंगे, इन्होंने एटमॉस्फेयर को और मॉडिफाई कर दिया, जो आज जिसको, और किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से, ठीक है ना। क्योंकि प्राइमरली आपके जो देखा जाए तो पहले प्लांट्स वगैरह आए थे, इन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर को चेंज करने में, ठीक है ना। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। इन तीनों स्टेजेस को हम 1 by 1 आगे पढ़ेंगे, बस इसका एक समरी थी बेसिक। The early atmosphere with hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of solar wind. जो अर्थ का अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। और जैसे ही क्या था कि पहले हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, तो जो सोलर विंड आती थी उनकी वजह से जो हाइड्रोजन और हीलियम जो इनिशियली थी अर्ली एटमॉस्फेयर में, वो आपका स्ट्रिप ऑफ हो जाती हैं, यानी कि निकल जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर से विद द हेल्प ऑफ सोलर विंड। फिर उसके बाद क्या होता है, दिस हैपन नॉट ओनली इन द केस ऑफ अर्थ। ये केवल अर्थ पर ही नहीं हुआ है केस, जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे अर्थ के, या वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ या मार्स, जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे, सब पे ऐसा ही हुआ। सोलर विंड ने वहाँ के इनिशियल एटमॉस्फेयर से जो भी गैसेस थी वो स्ट्रिप आउट कर दिया, यानी कि हम वहाँ से निकाल दी, ठीक है। और जो इनका जो एटमॉस्फेयर जो लॉस किया सोलर विंड ने, उस एटमॉस्फेयर को ये बोलते थे प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, और ये सोलर विंड के इम्पैक्ट की वजह से स्ट्रिप ऑफ कर गया, ठीक। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ, गैसेस एंड द वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। जब अर्थ की कूलिंग हुई तो उससे क्या होता है कि गैस और वाटर वेपर आपके रिलीज हुए अर्थ के इंटीरियर से, ठीक है। और इससे क्या हुआ, दे स्टार्टेड द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, और यहीं से ही जो आपका आज का एटमॉस्फेयर है वो बनना शुरू हुआ, ठीक। मतलब जब अर्थ के जब
तुम्हारे हाइड्रोजन और हीलियम स्ट्रिप ऑफ कर दिए गए थे सोलर विंड द्वारा। उसके बाद अर्थ के इंटीरियर से कुछ वाटर वेपर गैसेस निकले और जिसकी मदद से आपके जो आज का एटमॉस्फेयर है वो बनने की शुरुआत हुई। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेंट वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन। बताते हैं कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उस समय आपका उसके अंदर वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, पर ऑक्सीजन भी थी तो बहुत कम मात्रा में थी। ठीक। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर आउटपोर फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डिगासिंग। हाँ, इन्होंने कहा अर्थ के इंटीरियर से जो भी गैस निकल रही थी जो आपके एटमॉस्फेयर बनाने में मदद कर रही थी, उस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया है डिगासिंग। याद रखना, अर्थ के इंटीरियर से जो गैस निकली उस पूरे प्रोसेस को जिसकी मदद से पूरा आपका एटमॉस्फेयर बना, उस प्रोसेस को उन्होंने बोला डिगैसिंग। ठीक। कंटिन्यू वॉल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूट वाटर वेपर एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था उसकी मदद से ही आपकी वाटर वेपर और गैसेस एटमॉस्फेयर में जा रही थी अर्थ के इंटीरियर से एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है। एज द अर्थ कूल द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड एंड गेट कंडेंस एंड water vapor release started get condensed and the carbon dioxide in the atmosphere got dissolved in rainwater and the temperature is further decreased causing more condensation and more rains। इन्होंने कहा जो वाटर वेपर निकल कर एटमॉस्फेयर में गया उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। कंडेंसेशन आपको पता होगा, कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन का मतलब है कोई भी गैसियस चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। वाटर वेपर आपका कंडेंस होकर बन जाता है रेनफॉल में। ठीक है, रेन वाटर में। और रेनफॉल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद थी एटमॉस्फेयर में वो मिक्स हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है ये ग्रीन हाउस गैस का काम करती है और टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है इसकी मदद से। जब आपको यही कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिल जाती है तो अर्थ के ऊपर सही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती जो टेम्परेचर बनाए रखे, तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाने के कारण जो अर्थ का टेम्परेचर था वो फॉल कर जाता है, वो गिर जाता है। ठीक। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाने की वजह से एटमॉस्फेयर में आपका एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, जो कंडेंसेशन पहले हो रहा था वो कंडेंसेशन और भी तेज हो जाता है। ठीक है, जब कंडेंसेशन और तेज हो जाता है तो और ज़्यादा बारिश होती है। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। जैसे जैसे आपकी अर्थ कूल होती है तो क्या होता है कि अगर अपर एटमॉस्फेयर में गए तो अर्थ आपकी कूल होती, वहाँ पर कूल होने की वजह से जो वाटर वेपर था जो रिलीज़ किया गया था अर्थ के इंटीरियर्स द्वारा थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह अलग अलग प्रोसेस से, वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने का मतलब जो वाटर वेपर था वो रेन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और उस पानी के अंदर, रेन वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर मौजूद थी वो उसमें मिक्स हो जाती है। और जब वो मिक्स हो जाती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी तो उससे अर्थ का टेम्परेचर फॉल कर जाता है। और जब अर्थ का टेम्परेचर फॉल करता है जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो और भी फास्ट हो जाता है और फास्ट होने की वजह से और ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है ना। आप इसको अगर समझ में नहीं आया तो पीछे रिवाइंड करके समझ लेना। ठीक। ऑन द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द सरफेस, और रेन वाटर जो होता है अर्थ की सरफेस पे फॉल होता है और जो अर्थ पे जो अलग अलग डिप्रेशन बने थे और वहाँ जाके वो कलेक्ट हो जाता है जिसकी मदद से आज आपको ओशन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। जो आपका रेन वाटर जो आपका फॉल होता है अर्थ के सरफेस पे, जहाँ जहाँ आपके डिप्रेशन थे वहाँ जाके वो कलेक्ट हो जाता है और जो आज आपको ओशन की फॉर्म में आज देखने को मिल रहा है। इससे आपको ओशन की उत्पत्ति होती है बाद में। द अर्थ ओशन वर फॉर्म्ड विद इन द 500 मिलियन ईयर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। जो आप आज ओशन देखते हैं, समुद्र देखते हैं, ये 500 मिलियन साल पहले अपने वजूद में आए थे। इनकी फॉर्मेशन 500 साल पहले हुई थी। ठीक है। सॉरी, मैं गलत बोल दिया, मैं दोबारा अपनी बात को। जो अर्थ पर जो ओशन थे वो 500 मिलियन साल बाद बने अर्थ की फॉर्मेशन से। बने यानी जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसके 500 साल बाद ही आपके ये ओशन बन चुके थे अर्थ के सरफेस के ऊपर। दिस टेल अस डेट द ओशन आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर। यानी कि अगर हम आज से देखें,
अगर हम आज से देखें कि आज से ओशन बने कब थे, आज से ओशन 4,000 मिलियन साल पहले बने थे। अगर हम आज से देखें तो 4,000 मिलियन साल पहले आपके ओशन बने। अगर हम अर्थ के फॉर्मेशन के बाद देखें, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद 500 साल बाद आपके ओशन बने। ये दो चीज़ याद रखना, कंफ्यूज मत कर जाना। अर्थ की फॉर्मेशन के 500 साल बाद बने, और हम अगर आज से देखें, आज से 4,000 मिलियन साल पहले ओशन आपके बन चुके थे। ये थोड़ी दो अलग चीज़ है, टाइमिंग स्केल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभार। समटाइम अराउंड 3,800 मिलियन ईयर एगो लाइफ बिगन टू इवॉल्व। आज से 3,800 मिलियन ईयर एगो, साल पहले, आपकी अर्थ के ऊपर लाइफ इवॉल्व होनी शुरू हो जाती है। However, around 2,500 to 300 million year before the present, the process of photosynthesis get evolved। यानी कि आज से 2500 से लेकर 3,000 मिलियन साल पहले आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो अर्थ के ऊपर पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है। लाइफ वर कन्फाइंड टू द ओशन फॉर लॉन्ग टाइम। काफ़ी समय तक जो लाइफ थी आपकी ओशंस में, ओशन तक ही आपकी मतलब कि कन्फाइंड रही। ओशन इनिशियली जो लाइफ थी ना, कहते हैं वो ओशन के अंदर थी मौजूद, ओशन के बाहर बाद में आई। इसके एक अलग अलग प्रोसेस हैं, एक पूरा चार्ट है इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ। उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से पीरियड हैं और कौन कौन से जियोलॉजिकल टाइम है जिसमें आपकी अर्थ की फॉर्मेशन होती है लाइफ की। पर इनिशियली जान लीजिए, जो आपकी लाइफ थी वो आपकी ओशन के अंदर महदूद थी, कन्फाइंड केवल ओशन के अंदर तक ही थी। ओशन बिगेन टू हैव कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ओशन थे, उन्होंने ही शुरुआत करी थी फोटोसिंथेसिस की, ठीक है ना। मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस की जो शुरुआत थी वो ओशंस के अंदर से ही हुई थी, और इन्हीं ओशन में ही आपका ऑक्सीजन का इवोल्यूशन शुरू होता है। ठीक, दो चीज़ याद रखना कि लाइफ शुरुआत की जो लाइफ थी वो ओशन के अंदर मौजूद थी केवल, और जो ऑक्सीजन और फोटोसिंथेसिस की जो शुरुआत जो थी वो ऑक्सीजन जो समुद्र में यानी ओशन के अंदर ही स्टार्ट हुई, और वहीं से ही आपका ऑक्सीजन का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। आप सबको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ तो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। तो इनिशियली फोटोसिंथेसिस आपका ओशंस के अंदर था, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की शुरुआत वहीं से ही हुई होगी। इवोल्यूशन ऑफ द ओशन वर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, eventually oceans were saturated with ocean, and 2,000 million year ago oxygen began to flood to the atmosphere। आज से 2,000 साल पहले जो आपका ओशन है उसके अंदर ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस हो चुकी थी, ठीक है ना। और बाद में यही ऑक्सीजन जो थी ओशन से निकलकर एटमॉस्फेयर में आ गई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे आई अर्थ के ऊपर। अभी तो ओशन के अंदर मौजूद थी लाइफ, लेकिन ओशन में जो फोटोसिंथेसिस हुआ और जिसकी वजह से ऑक्सीजन आपकी बनी वो एटमॉस्फेयर में चली गई, ठीक है ना। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आती है। द लास्ट फेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, द लास्ट फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेट्स टू द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ। जो आपका तीसरा और आखिरी फेज जिसमें ये बताया गया है कि अर्थ के ऊपर कैसे आपकी लाइफ इवॉल्व करी और कैसे कहाँ से उसका ओरिजिन आया, ठीक है ना। इट इज अनडाउटेडली क्लियर दैट द इनिशियली द अर्थ और इवन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता भी देता हूँ। शुरुआत में जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो उस लायक नहीं था कि उस पर कोई एक लाइफ इवॉल्व हो सके। ये यही कह रहा है, बार बार क्या है ना, एनसीईआरटी के अंदर एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, तो आदमी भी पढ़ता पढ़ता पक जाए कि यार एक चीज़ को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, इनमें है ये प्रॉब्लम, ये आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ एनसीईआरटी का मैं आगे लेक्चर लेकर आऊँगा तो उसमें चीज़ देखने को है। मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर to that origin of life as the kind of chemical reaction which first generate complex organic molecule and assemble them। जो आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ थी वो एक केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न हुई,
ठीक है ना। और ये जो केमिकल रिएक्शन था, पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी, ये हुई थी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, विच फर्स्ट जनरेट, हाँ, जो केमिकल रिएक्शन हुआ और उसकी वजह से आपका एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जनरेट हुआ पहले, और उसके बाद में वो जनरेट होते होते बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे जनरेट हो गए, फिर एक वो असेंबल करके एक लाइफ की फॉर्मेशन होती है। मतलब इनकी भी अजीब ही साइंटिस्ट थे, ये कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एक केमिकल रिएक्शन से हुई और केमिकल रिएक्शन से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बहुत सारे बन गए और ये मॉलिक्यूल्स लास्ट में जुड़कर एक लाइफ की फॉर्म ले लेते हैं। ये भी अपनी एक हाइपोथेसिस है इनकी। अब क्या करें, दे रखा है तो पढ़नी पड़ेगी। दिस असेंबलेज वॉज सच डैट दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्फ एंड कन्वर्टिंग इनमेट्स मैटर इनटू द लिविंग सब्सटेंस। और इनका जो जुड़ाव था इन मॉलिक्यूल्स का, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जुड़ाव की वजह से ही ये क्या होता है कि ये आपस में एक अलग अलग कॉपी करने लग जाते हैं, अपने डुप्लीकेट्स तैयार करने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से आपका एक लिविंग सब्सटेंस बाद में ये लिविंग सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे ये आपस में जुड़ने लग जाते हैं और खुद ही एक दूसरे के डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेते हैं और लास्ट में खुद ही मतलब कन्वर्ट कर जाते हैं, खुद ही आपस में एक कन्वर्ट कर जाते हैं एक लिविंग सब्सटेंसेस में। ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर लास्ट में खुद ही एक लिविंग सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है। ये कुल मिला के ये कहना चाह रहा है और उसको एक साइंटिफिक फॉर्म में बताने की कोशिश की जा रही है। बस ये पता है क्या है, ये मैंने ज्योग्राफी के अंदर आप ऐसी बहुत सारी हाइपोथेसिस पढ़ोगे जिसका ना कोई सर होगा पैर होगा, लेकिन हाँ है कि एक हाइपोथेसिस है। जैसे वैगनर की हाइपोथेसिस थी जो मैंने आपकी पहले लेक्चर में आपकी बताई भी थी, ऐसे ये भी हाइपोथेसिस है। मतलब कि अगर किसी चीज़ का अगर आपको नहीं पता है तो उसको हाइपोथेसिस बना दो और उसके फैक्ट, उसके अलग अलग फैक्ट देखो, उसे इसको रियल फैक्ट में आप दिखा दो जिससे कि लोग बिलीव करने लग जाए हाँ सच है। पर क्या करें, पहले था दिस रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ डेट एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लेनेट इन डिफरेंट पीरियड इज फाउंड इन द रॉक इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। ये कहते हैं लाइफ के कुछ रिकॉर्ड आज भी आपको देखने को मिलते हैं रॉक्स के अंदर फॉसिल्स की फॉर्म में। मतलब ये जो होते हैं ना प्लैनेटोलॉजिस्ट हो गए, अलग अलग हो गए, ये एक्सप्लोरेशन करते हैं अलग अलग रॉक्स की, तो ये बताते हैं जो जहाँ जहाँ हमें फॉसिल्स मिलते हैं ना, उससे ये पता चलता है कि जो ऊपर जो मैंने बताया ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा, कुछ एविडेंस ऐसे बताते हैं कि लाइफ आपकी कुछ इस तरीके से फॉर्म हुई होगी, है ना। द रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ डेट एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लेनेट इन डिफरेंट पीरियड इज फाउंड इन द रॉक इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। वो तो सबको पता है, जैसे कि जहाँ आपके पुराने फॉसिल्स मिल रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम जितने भी हैं, ये आपके अर्ली लाइफ को शो करते हैं कि आपकी पुरानी लाइफ कैसे हुई होगी, और इसका काम होता है पैलेंटोलॉजिस्ट का ये सब ढूंढना। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गा हैव बीन फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। हाँ, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होता है लाइफ का, वो आपका मतलब कुछ जो आज आपकी ब्लू ग्रीन एल्गा दिखती है ना, ब्लू एल्गी, ये कुछ ऐसा दिखता है। शुरुआत में जो माइक्रोस्कोपिक जो भी लाइफ बननी थी उसका जो शुरुआत में जो भी आपकी लाइफ मतलब कि लिविंग सब्सटेंस दिख रहा था एक लाइफ की फॉर्म में, वो कुछ आपका ब्लू एल्गा जैसा दिखता था उसका माइक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है ना, कह सकते हैं कि ब्लू एल्गा आपका 3000 मिलियन साल पुराना है। ठीक है ना, द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द ब्लू एल्गा हैव बीन फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मच ओल्डर देन सम 3000 मिलियन ईयर एगो। मतलब कि जो लिविंग सब्सटेंस था उसका माइक्रो स्ट्रक्चर आज के ब्लू एल्गा से ऐसा दिखता था, और ये ब्लू एल्गा, इससे ये कह सकते हैं कि ब्लू एल्गा की जो उत्पत्ति थी लगभग 3000 मिलियन साल पहले से भी 3000 मिलियन साल पहले की है। अजीब बात है, क्या कर सकते हैं। Next, it can be assumed that the life began to evolve sometime 3800 million year ago। इन्होंने कहा कि हम ऐसा मानकर चल सकते हैं, जो भी इन्होंने ऊपर बताए फॉर्मेशन लाइफ की, उससे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आपकी जो लाइफ है लगभग 3800 मिलियन साल पहले ही इवॉल्व हुई है। कुछ ऐसे हम मानकर चल सकते हैं, ये नहीं बताया कि क्या एविडेंस है क्या नहीं, लेकिन मान कर चल सकते हैं 3800 मिलियन ईयर एगो पहले आपकी लाइफ अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुई। द समरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू द मॉडर्न मैन इज गिवन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हाँ, आगे मैं एक चार्ट लेकर आऊँगा जिसके अंदर आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जिसके अंदर बताया जाएगा कि आपकी जो लाइफ थी कैसे इवॉल्व होती है फ्रॉम यूनिसेलुलर
बैक्टीरिया से लेकर आज के मॉडर्न मैन तक, ठीक है ना। और जो टाइम है हमारी अर्थ का, जो पिछले आगे मैं चार्ट जो लेकर आऊँगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसको कुछ इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है, जैसे कि इयॉन्स, एरा, पीरियड, इपॉक और ईयर, ठीक है ना। जैसे कि ईयर होता है उसके पूरे आपके 12 महीने होते हैं, इसको सबसे छोटा होता है। ईयर से बड़ा होता है आपका इपॉक, इपॉक से बड़ा होता है टाइम स्केल पीरियड, और पीरियड से बड़ा होता है एरा, और एरा से बड़ा होता है इवन। ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये सारे आपके जियोलॉजिकल टाइम स्केल हैं। एक जैसा का स्केल पैमाना होता है ना, नाप मापने का, समय मापने का एक पैमाना मानो इनको, ठीक है ना। इयॉन सबसे बड़ा, उसके बाद आपका है इयॉन सबसे बड़ा है इसमें, इयॉन के बाद एरा, एरा के बाद पीरियड, पीरियड के बाद इपॉक, और ईयर, ईयर सबसे छोटा है। ये थोड़ा आपको याद रखना है फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये पूछ लेंगे आपको कि इयॉन, एरा, पीरियड और इपॉक, ईयर, ये पूछ लेंगे कि आपको बताओ सीक्वेंस क्या क्या है। बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस में, या फिर आपके यूपीएससी में पूछे गए हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर। तो हम अगला जो ग्राफ लेकर आएंगे, चार्ट लेकर आएंगे पूरा आपका, वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को लेकर है, जिसके हम बताएंगे कि अलग अलग समय पर लाइफ कैसे कैसे इवॉल्व हुई फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मैन तक, प्रेजेंट मैन तक, ठीक है ना। और उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और उसका काफ़ी पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। और ये जो मैंने बताया ना टाइम स्केल आपको, इसको तो रट लेना बस किसी तरीके से, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इयॉन एरा, इयॉन एरा, पीरियड, इपॉक, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देखोगे, आप इस चार्ट में देखोगे, इसमें टाइम स्केल दे रखे हैं, ठीक है ना। रोद इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक, ईयर, और यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है कौन कौन सी उस मतलब कौन कौन से पीरियड में कौन कौन सी लाइफ आपको देखने को मिली, ठीक है ना। यहाँ पर है आपका इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक और एज, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका एक आगे वाली स्लाइड पे चीज़ मौजूद नहीं रहेगी, आपको याद रखना है बस। और बाद में ये बताया जा रहा है इसमें, जो आखिरी कॉलम है ये वाला ये आखिरी जो कॉलम है ये वाला जिसमें बता रहा हूँ, इसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन से समय पर कौन कौन सी लाइफ आपकी इवॉल्व हो रही थी, ठीक है ना। और ये सारा आपका बाकी के जो कॉलम है पिछले वाले, ये हुआ, ये सारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, और बाकी की लाइफ फॉर्म बता रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। तो हम पहले चलते हैं बिल्कुल शुरू से। हाँ, हम जो देख रहे हैं इसके अंदर देख रहे हैं पहला वाला पार्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं इयॉन्स की। ये इयॉन्स हो गया, मैं लिख लेता हूँ, ये इयॉन्स है, ठीक है ना। और ये आपका है ई ओ लगा देता हूँ, ये ई आर, ये एरा है, ठीक। ये इयॉन्स, ये एरा, और ये है आपका इयॉन्स, एरा, पीरियड, पीरियड हुआ, ये हुआ आपका ईयर, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अलग स्लाइड आ गई ना, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है आपको भी। इयॉन्स, एरा, और ये है आपका ईयर, ठीक है ना। बात करें हम इसकी, अगर हम बात करें इयॉन्स की, इयॉन बताता है आपका, इयॉन्स का अंदर बता रखा ओरिजिन ऑफ द स्टार, सुपरनोवा एंड बिग बैंग, जो मैं ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले लेक्चर को। अगर आपने नहीं देखा तो कृपया करके आपके पहले लेक्चर को जरूर देखिएगा। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूलूंगा, इस पूरे चार्ट को समझने के लिए आपको लेक्चर 1 देखना होगा जरूर। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है ना, मेरा फर्स्ट लेक्चर, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि एक तरह की समरी मानो पूरे लेक्चर की ये चार्ट के अंदर, ठीक है ना। इयॉन्स के अंदर देखते हैं, बता रहा है कि आपके स्टार का फॉर्मेशन, सुपरनोवा और बिग बैंग के बारे में, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने पहले लेक्चर में। ये जो एरा के अंदर इसकी जो फॉर्मेशन बताइए 5000 से लेकर 13700 बिलियन साल पहले हुई, और लगभग ईयर के अंदर ये 5000 मिलियन ईयर, या 12000 मिलियन और 13000। यहाँ पे आपको यूनिवर्स का ओरिजिन देखने को मिलेगा, और यहाँ का सन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यानी कि इनिशियली आपको ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स आज से 12000 से लेकर, अगर मैं ईयर वाइज बताऊँ, मैं इसको थोड़ा छोड़ देता हूँ कुछ देर के लिए, मैं इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये तो केवल एक्सप्लेनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आज से 12000 मिलियन
से 13,700 मिलियन साल पहले हुआ, और सन की फॉर्मेशन आपकी 5,000 मिलियन साल पहले हुई। ये इससे आपको देखने को मिल रहा है। आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का, कैसे करना है। ठीक, उसके ऊपर हम जाते हैं। उसके ऊपर आपका आता है एक इयॉन्स को, एक इयॉन बताया गया है आपका हेडियन हेडियन इयॉन्स। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ये प्री कैरम जो एरा बताया गया, प्री कैरेबियन एरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्री कैरेबियन एरा बताया गया है। हम्म ये रहा, ये जो बताया गया प्री कैरेबियन एरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेडियन, आर्चियन, ये आपका तुम्हारा प्रोटोजोइक, ये आपके पूरे इयॉन्स में, इसको अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये है ना आपका, ये जरूर याद है, प्री कैम्ब्रियन एरा, ये शुरू होती है 570 मिलियन से लेकर 4,800 मिलियन साल पहले। ये उस समय का पीरियड है। मतलब प्री कैम्ब्रियन एरा बोली गई 570 मिलियन साल से लेकर 4800 मिलियन साल के बीच के समय को प्री कैम्ब्रियन एरा बोला गया। ठीक है ना। और इयॉन्स था इसका हेडियन, आर्कियन, और दूसरा था प्रोटोजोइक। ठीक है ना। बस आपको याद रखना है कि पहले इयॉन्स के अंदर हेडियन आया, उसके बाद आर्कियन हुआ, फिर प्रोटोजोइक हुआ, और ये सारी जो एरा चल रही थी वो चली थी प्री कैम्ब्रियन एरा। हाँ, अब यहाँ हम देखते हैं कौन कौन सी आपकी लाइफ देखने को मिलती है ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। ये तो केवल इयॉन्स और एरा थी, अब ईयर का अकॉर्डिंग देख लेते हैं। लगभग 3,800 से लेकर 4,800 मिलियन साल के जो बीच का जो समय है, इस समय आपको ओशियंस कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलते हैं। ओशियंस की फॉर्मेशन हो चुकी थी, और एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी रिच मात्रा में आ चुकी थी। फिर अगर हम उसके बाद जाएँ 2500 से लेकर 3,000 मिलियन के बीच का जो समय है, ये जो आपका समय जो बता रहा हूँ ना, कम होता जा रहा है। यह आज मेजरमेंट जो किया गया है, ये प्रेजेंट समय से मेजर किया जा रहा है। ठीक है ना। 2500 से लेकर 3,800 मिलियन के बीच का समय के अंदर आपका ब्लू ग्रीन एल्गा और यूनिसेलुलर बैक्टीरिया की फॉर्मेशन हो चुकी थी। 570 से लेकर 2500 मिलियन के बीच का टाइम स्केल के अंदर आपके अंदर सॉफ्ट बॉडीज आर्थ्रोपोड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। सॉफ्ट बॉडी आर्थ्रोपोड, जैसे मैं आपको बताऊं, जो समुद्र के अंदर आप देखोगे पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड्स, जैसे कि इसका एक बायोलॉजिकल टर्म है, मैं इसकी अभी बाद में बताऊंगा। बायोलॉजिकल थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है ना बायोलॉजी, इसके लिए मैं अलग से ट्यूटर आएगा पढ़ाना बायोलॉजी का भी। हाँ, उसके बाद आपका जो हमने पहले पढ़ा था, अभी रुकिए, हमने आपका इयॉन्स के अंदर हेडियन, आर्कियन, सॉरी हेडियंस, आर्कियन, और है आपका पेट्रोजोइक। जो अब से लेकर जो पेट्रोजोइक के से लेकर अब तक पेट्रोजोइक एरा आपका चल रहा है। इसके बाद इयॉन्स की इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। अब जो चल रही है केवल एरा की चल रही है, पीरियड इपॉक की चलेगी, और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हाँ, और हम बात करें आपकी एरा में, ये तो पैलियोजोइक एरा आती है आपकी 245 से लेकर 570 मिलियन साल पहले। और ये जो पीरियड है, ये आपका कैम्ब्रियन, नीचे वाला कैम्ब्रियन हुआ, ओडिवियन, और ये होगा सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, और ये हुआ परमीनियन। ठीक है ना। अगर हम बात करें आगे इसकी, ये एक मिनट, ये 505 से लेकर 517 मिलियन साल की, तो यहाँ हम देखने को मिलता है कि इस समय तक कोई भी टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद नहीं थी अर्थ के ऊपर। अगर हम बात करें ये अगर हम बात करें इसकी 438 से लेकर 505 मिलियन के बीच में आपको पहली फिशेस देखने को मिलती है। ठीक है ना। 505 से लेकर 570 मिलियन ईयर के साल को पीरियड, इसको कैम्ब्रियन पीरियड बोला गया, ये कैम्ब्रियन पीरियड था। और 438 से लेकर 505 मिलियन साल वाले को ऑर्डिवियन पीरियड बोला गया, यानी कि कुछ ऐसे। यहाँ से यहाँ जाइए, अब मैं ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है ना। 505 से लेकर 570 मिलियन साल वाले को बोला गया कैम्ब्रियन पीरियड, और इस समय तक कोई भी आपकी टेरेस्ट्रियल लाइफ देखने को नहीं मिलती। और 438 से लेकर 505 मिलियन का जो ये पीरियड ईयर चल रहा है, इस एज को बोला गया ऑर्डिवियन पीरियड। ये थोड़ा याद रखना। ठीक है ना। ऑर्डिवियन पीरियड में क्या हुआ, आपको पहली फिश देखने को मिली। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। आगे जो पीरियड आ रहा है 408 से लेकर
एज, पीरियड नहीं बोला, सॉरी मैं एज है, मैं गलत बोल रहा हूँ। ईयर, ईयर बोलो या एज बोल लो। 408 से लेकर 438 मिलियन का जो ईयर या और एज है, इस समय जो पीरियड आया वो था सिल्यूरियन पीरियड, यानी कि ये रहा, ऐसे जाइए। 408 से लेकर ये आता सिल्यूरियन, सॉरी सिल्यूरियन पीरियड। 408 से लेकर 438 मिलियन साल जो एज चल रही थी, उस समय जो पीरियड था वो सिल्यूरियन पीरियड था। इस सिल्यूरियन पीरियड में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है लाइफ की फॉर्म में? इसमें पहली टेरेस्ट्रियल लाइफ देखने को मिलती है लैंड के ऊपर, वही प्लांट की फॉर्म में। याद रखना, ये जो आपका प्लांट की फॉर्मेशन है वो सिल्यूरियन पीरियड से शुरुआत हुई थी, और जो उससे पहले समुद्र के अंदर फिशेस की जो फॉर्मेशन थी वो ऑर्डोवियन पीरियड में हो चुकी थी, ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर। ठीक है ना। अब मैं ईयर नहीं बोलूँगा, ईयर आप खुद देख लीजिएगा, अब मैं पीरियड और सीधा आपका लाइफ फॉर्मेशन बोलूँगा। उसके ऊपर आता है डिवोनियन पीरियड, जो मेरा ये रेड मार्क है जो कर रहा है, जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, वो डिवोनियन। ये जो एज थी 360 से लेकर 408 मिलियन थी। और डिवोनियन पीरियड में आपको एम्फीवियंस देखने को मिलते हैं। एम्फीवियंस कौन कौन होते हैं बताइए, ये आपको सबको पता होगी। एम्फीवियंस वो होते हैं जो आपका अंडे देते हैं, जिनमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है एग्स की फॉर्म में होता है, जो एग्स देता है। ठीक है ना। एम्फीवियंस आपको डिवोनियन पीरियड में देखने को मिलते हैं। उसके बाद कार्बोनीफेरस आता है, और याद रखना कार्बोनीफेरस के अंदर आपका 286 से लेकर 360 मिलियन ईयर के बीच का पीरियड कार्बोनीशियस पीरियड है। और यहाँ आपको देखने को मिलते हैं रेप्टाइल और कुछ वर्टिब्रेट्स, जैसे कि कोलबीड्स हुआ। रेप्टाइल होते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल हुआ, लेजर्ड हुआ, जो घसीट कर चलते हैं, है ना, जो मतलब कि घिसड़ कर चलते हैं ज़मीन के ऊपर, उन्हें कहते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है ना। या फिर स्नेक भी एक तरह का रेप्टाइल्स में आता है। ये पहला रेप्टाइल्स आपको देखने को मिलता है कार्बोनेशियस पीरियड के अंदर, और इसका ईयर था तो 200, जो रेंज थी ईयर की 286 से लेकर 360 मिलियन ईयर। उसके बाद जो पीरियड है वो है परमियन। परमियन का जो एज है वो है 245 से लेकर 286 मिलियन ईयर पहले की। और यहाँ आपको रेप्टाइल डोमिनेट कर जाते हैं और यहाँ पर एम्फीवियंस को रिप्लेस कर देते हैं। मतलब कि परमियन पीरियड के अंदर क्या होता है, रेप्टाइल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और ये लोग जो एम्फीवियंस थे जिनकी फॉर्मेशन आपकी हुई थी डिवोनियन पीरियड में, उनको ये रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। अब आप देखोगे, अब थोड़ी देर के लिए आप केवल पीरियड और एरा को देखिए। जो पैलियोजोइक एरा जो थी, जो 245 से लेकर 570 मिलियन ईयर का टाइम स्केल है जिसका, उसके अंदर कौन कौन से पीरियड आए? परमियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियस, सिल्यूरियन और ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। ये आपको याद रखना है। क्या है ना, इस लेक्चर को बार बार देखते रहना, या फिर एनसीईआरटी का जो पोर्शन है उसकी फ़ोटो अपने फ़ोन में करके कर लेना, इसको रिमाइंड जरूर अच्छे से कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि इस पर बहुत आपका ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अगले ऊपर और हम जाते हैं थोड़ा पीरियड, मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा का जो टाइम स्केल है 65 से लेकर 255 मिलियन है, और ये पूरी जो एरा है मैमल्स के फॉर्म में जानी जाती है। ठीक है। और इसके जो पीरियड हैं ट्रायसिक, जोरासिक और क्रिटेशियस। ठीक है ना। मतलब ये डायनासोर्स, मैमल्स, वो जो अंडे नहीं देते वो मैमल्स कहलाते हैं, सबको पता ही है। ठीक है। अगर हम बात करें ट्रायसिक का जो देखा गया है आपका एज 208 से लेकर 245 मिलियन ईयर एगो की है। और यहाँ आपको फ्रॉग और टर्टल, यानी आपको यहाँ पे फ्रॉग, मेंढक और कछुआ की फॉर्मेशन देखने को मिलती है ट्रायसियस पीरियड में। उसके बाद आता है जोरासिक पीरियड, जिसकी एज है 144 से लेकर 208 मिलियन ईयर की। यहाँ पर आपको एज ऑफ डायनासोर्स देखने को मिलता है। उसके बाद आती है क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड आता है 65 से लेकर 144 मिलियन ईयर के बीच का टाइम स्केल है इसका। यहाँ पर डायनासोर्स का एक्सटेंशन हो जाता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जोरासिक एरा में तो आपको देखने को मिला, वैसे जोरासिक की एक मूवी भी आई थी, द जोरासिक पार्क। हाँ, वो जोरासिक पार्क जो नाम रखा गया जोरासिक पीरियड के बेस पर रखा है। जोरासिक पीरियड का नाम है, जिसका आपकी टाइम स्केल 144 से लेकर 208 मिलियन साल पहले था। यहाँ पे आपको डायनासोर्स की एज कही जाती है। यहाँ पर जोरासिक एरा में एरा बोल रहा हूँ, जोरासिक पीरियड में आपका डायनासोर्स का राज हुआ करता था। ठीक है ना। और फिर क्रिटेशियस पीरियड आते आते डायनासोर्स का एक्सटेंशन शुरू हो गया, और ये जो आपका एज कहलाई 65 से लेकर 144 मिलियन ईयर के बीच की कहलाई है क्रिटेशियस पीरियड। ठीक। कहा जाता है ना कि, वैसे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि एस्ट्रॉयड की एक शावर आया था एक एस्ट्रॉयड का, जिसकी वजह से आपका ये
जो डायनासोर्स थे मारे गए क्रिटेशियस एरा में। लेकिन ये सब हाइपोथेसिस थ्योरी हैं, रियलिटी का ऐसा कुछ पता नहीं है। खैर चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हाँ, ये जो तो पीरियड जो थे ट्राइसिक, जोरासिक और ये क्रिटेशियस, ये मेसोजोइक एरा के थे। मेसोजोइक एरा जो 65 से लेकर 245 मिलियन साल पहले थी, और पूरी मैमेलियंस थी। एम फॉर मेसोजोइक, एम फॉर मैमल्स, ये सारी मैमल्स के लिए थी ये, ठीक है ना। ट्राइसिक के अंदर फॉर्मेशन होती है फ्रॉग और टर्टल की, जोरासिक की में होती है, जोरासिक डायनासोर्स की एज के लिए जाना जाता है, और क्रिटेशियस यहाँ पे आपको डायनासोर्स का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। डायनासोर्स का खात्मा क्रिटेशियस में हो चुका था। उसके बाद जो एरा आती है, जो हमारी जिसमें आज हम मौजूद हैं, आज हम इंसान मौजूद हैं, वो आती है एरा सिनोजोइक एरा। ये आपकी सिनोजोइक एरा आपकी 65 मिलियन ईयर से लेकर आज तक का जो समय है, जो प्रेजेंट में आज हम जी रहे हैं, ये सारा सिनोजोइक एरा है। और इसके जो पीरियड हैं टर्शरी और क्वाटरनरी, ठीक है ना। टर्शरी पीरियड के अंदर यहाँ पे आपका इपॉक देखने को मिलता है। इपॉक भी एक तरह का टाइम स्केल है जो पीरियड से थोड़ा छोटा है, लेकिन ईयर या एज से थोड़ा बड़ा है, बीच का है। पीरियड और एज के बीच का है, एज ईयर का बीच का इपॉक। यहाँ पर टर्शरी पीरियड को डिवाइड किया गया है 5 इपॉक में। पहली आती है पैलियोसीन। पैलियोसीन का जो पीरियड है 57 से लेकर 65 मिलियन ईयर के बीच का है। इस समय आप देखने को मिलता है स्मॉल मैमल्स और रैट, यानी कि रैट माइस, यानी कि चूहे वगैरह यहाँ देखने को मिलते हैं। वैसे एक थ्योरी ये भी कही जाती है, जब आपका एस्ट्रॉयड का शावर हुआ था ना, जो ये चूहे वगैरह थे, छोटे छोटे जीव थे, ये अपने बिल में चले गए थे, और इस वजह से ये इनका एक्सटेंशन नहीं हो पाया। जो बड़े साइज़ के डायनासोर्स थे, इनका एक्सटेंशन हो चुका था। खैर हाइपोथेटिकल थ्योरी है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता कि जो टॉपिक पर आता हूँ। हाँ, मैंने क्या बताया कि पैलियोसीन जो इपॉक थी, इसका जो समय था, एज है 57 से लेकर 65 मिलियन ईयर का, और यहाँ आपको देखने को मिलते हैं स्मॉल मैमल्स, यानी कि चूहे वगैरह, रैट या माइसेस। फिर आता है कौन सा, इयोसीन इपॉक। इयोसीन का जो इयोसीन जो 37 से लेकर 58 मिलियन ईयर है, यहाँ आपको देखने को मिलता है रैबिट और हरे। रैबिट यानी कि खरगोश वगैरह इस समय आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जो इपॉक आता है, ये होता है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन का जो एज है, ये 24 से लेकर 37 मिलियन ईयर। यहाँ आपको एंथ्रोपोड ऐप देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐप बोले तो जैसे कि ये आपका एक क्या है, जो जैसे कि चिंपैंजी मिलते हैं, चिंपैंजी तरह का ऐप है। इसका जो इनिशियल पेरेंट थे इस ऐप के, वो एंथ्रोपोड ऐप, इनकी फॉर्मेशन आपको ओलिगोसीन इपोक में देखने को मिलती है, एंथ्रोपोड ऐप की। अब आते हैं मियोसीन इपोक पे। मियोसीन इपोक का जो समय है 5 से लेकर 24 मिलियन साल पहले का है, और यहाँ आपको एक प्रॉपर ऐप देखने को मिलते हैं, और कुछ फ्लावरिंग प्लांट और ट्रीज की फॉर्मेशन यहाँ हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि मियोसीन एरा में, सॉरी एरा नहीं, गलत बोल गया, मियोसीन इपोक, याद रखना, ये मिस्टेक हो सकती है आपको भी समझने में। इपोक, पीरियड, एरा, ये क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। ये बहुत थोड़ा कम्बरसम है, आप 3-3, 6-6 बार अगर इसको पढ़ोगे या मेरी वीडियो को सुनोगे या खुद भी पढ़ोगे तो आपको चीज़ याद हो जाएगी। मियोसीन इपोक का जो समय था 5 से लेकर 24 मिलियन साल पहले का है। यहाँ आपको प्रॉपर ऐप देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट हुए, ट्रीज़ हुए, उनकी भी फॉर्मेशन इसी इपोक में देखने को मिलेगी। और ये पैलियोसीन जो टर्शरी पीरियड का आखिरी इपोक है, पैलियोसीन, ये 2 से 5 मिलियन साल पुराना है। यहाँ हमारे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर, जो हमारे पहले और अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर थे, उनकी यहाँ पर अस्तित्व को देखना, उनका अस्तित्व यहाँ आपको देखने को मिलेगा। किसमें, पैलियोसीन। याद रखना, टर्शरी पीरियड का इपोक है पैलियोसीन, 2 से 5 मिलियन साल है। यहाँ आपको अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में। जो मैंने बताया अब तक सारा इंपॉर्टेंट है इस चार्ट का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूरा एक मानो तरह की समरी है जो तुमने पीछे पढ़ा है, और इसको तुमने याद कर लिया ना, अगर पीछे समझ में नहीं आया, तुमने यहाँ याद कर लिया तो आप पूरा समझ जाओगे। उसके बाद आपका जो टर्शरी पीरियड तो होगा, टर्शरी पीरियड का 5 इपोक थे, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और पैलियोसीन। हर आपके इपोक के अंदर अलग अलग आपकी लाइफ फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। वो मैंने पिछले उसमें मैं बता दिया, आप रिवाइंड कर सकते हो। अगला पीरियड आता है आपको क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड वो पीरियड जिसमें जो हम आज इंसान जिस पीरियड में जी रहे हैं, इस पीरियड को हम बोलते हैं क्वाटरनरी पीरियड। और इसको 2 इपोक में बनाया, पैलेस्टोसीन और हेलोसीन। पैलेस्टोसीन, हेलोसीन, जैसे कि आप हिस्ट्री में ही पढ़ते होगे पैलेस्टीन और हेलोस्टीन को लेकर, ये इपोक हैं। ये घुमाकर पूछता है बहुत बार यूपीएससी में कि पैलेस्टीन पीरियड दे देगा, तो आप उसको स्टेटमेंट को सही मान लेते हो और उसे सही कर देते हो, तो आपको गलत हो जाता है। ये आपको पैलेस्टीन्स और हेलोसीन, ये इपोक हैं और ये क्वाटरनरी पीरियड का पार्ट है।
ठीक है ना। पैलेस्टियोसीन का जो समय है वो 10,000 साल से लेकर 2 मिलियन साल के बीच का है। इसमें आपको होमोसेपियंस यानी कि होमोसेपियंस आपको देखने को मिलते हैं। आज से 10,000 से लेकर 2 मिलियन साल पहले पैलेस्टीन इपोक थी और पीरियड क्वाटरनरी था। तब आपको होमोसेपियंस देखने को मिले, यानी कि हम लोग की शुरुआत आज से 2 मिलियन साल पे शुरुआत 2 मिलियन साल पहले हुई थी, और वो इपोक था पैलियोसीन और क्वाटरनरी। ठीक है ना। अब ये जो दूसरा पीरियड है हेलोसीन, यानी कि आज जीरो, यानी कि जो आज हम जी रहे हैं जिस समय में, आज से लेकर 10,000 साल तक हमारा मॉडर्न मैन हो गया था। ठीक है ना। यानी कि जो हम आज की जो मॉडर्न मैन दिख रहे हैं उसकी इस पूरी जो समय है वो 10,000 साल का है। और ये जिसको कैटेगराइज किया गया है ये आपका हेलोसीन इपॉक के अंदर कैटेगराइज किया गया है, और ये क्वाटरनरी पीरियड में आता है। ठीक है। तो बस आज के लिए तो आज आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं लेक्चर लेकर आऊँ नेक्स्ट यूनिट का तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच सकेगा। अगर आप सब्सक्राइब करके तो इससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, तो हमें पढ़ाने में मज़ा आता है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन।